सर्कल्स में 10th का पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें 9th की रिवाइज कर रहे थे, कुछ थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स रिवाइज कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने 4 थ्योरम्स के प्रूफ्स देख लिए थे, ठीक है। पहली थ्योरम ये कहती थी कि अगर आपके पास दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज के बैठते हैं। अगर इसकी रेडियस 3 मीटर है तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 3 मीटर। तो ये एग्जैक्ट सेम साइज का होगा, तब मैं इनको क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में कोड बनाई जाए, ए बी कोड इसमें और पी क्यू कोड इसमें, और वो दोनों कोड्स इक्वल हो, कैसी कोड्स हैं वो, इक्वल कोड्स, तो वो जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी, ये वाला सेंटर पर एंगल ऐसे बनाएगा, ये वाला कोड सेंटर पर एंगल ऐसे बनाएगा। तो इक्वल कोड्स ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें ये कहा जाता है पहली थ्योरम में कि अगर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं और उसमें दो इक्वल कोड्स बनाई गई हैं, यानी कि ए बी और पी क्यू क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो ए बी जो सेंटर पर एंगल बनाएगी और पी क्यू जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे वो एंगल आपस में, इक्वल। तो इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, equal chord subtends equal angles at the center, equal chord subtends equal angle at the center of congruent circles, equal chord subtend equal angles at the center of circles। कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। किया कैसे था हमने, ये दो ट्राइंगल लिए थे और दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा दी थी, ठीक है। थ्योरम का प्रूफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। हमने वीडियो में भी रिकॉर्ड किया था उस वाले पार्ट को, तो अगर किसी ने मिस किया है तो वहां से देख लेना, ओके। तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनकी जो इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर पर भी जो एंगल बनाएंगी वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका कन्वर्स भी किया था हमने, कन्वर्स करने का मतलब है इसका उल्टा। उसमें कहा गया था कि अगर सेंटर पर बनने वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल दे रखा था, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स थे, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की दो कोड थी, उन कोड्स की वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा था वो इक्वल दिया हुआ था, तो हमें प्रूफ करना था कि कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल। फिर से हमने इन दोनों ट्राइंगल में क्या लगाई थी, कॉन्ग्रुएंसी, और ए बी को पी क्यू के इक्वल लिख दिया था बाय सीपीसीटी। दोनों थ्योरम्स हमारे पास वैलिड है, दोनों थ्योरम्स को हम आगे यूज कर सकते हैं। पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनकी इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगी। दूसरी थ्योरम इसका उल्टा कहती है कि अगर दो कोड्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो इक्वल है, तो वो कोड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब जिसने वो कर रखा है लास्ट टाइम मेरे साथ, उसको तो ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जिसने नहीं कर रखा है उसको अभी डाउटफुल लगेगा, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं इसको, मैं सिर्फ हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं। तो इसलिए उस वाली वीडियो से एक बार इस बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लेना, कवर कर लेना, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी थर्ड थ्योरम हमने की थी, एक तो पहली और दूसरी तो एक दूसरे का कन्वर्स हो गई, ये हो गया। फिर जो थर्ड थ्योरम हमने की थी वो ये थी कि अगर सर्कल है, सर्कल की कोई कोड है और उस कोड पर हम सेंटर से, सर्कल के सेंटर से क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर। उस कोड पर सर्कल के सेंटर से क्या बनाते हैं हम, परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है उस कोड को, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, कहां से बना रहे हैं परपेंडिकुलर, किसके ऊपर बना रहे हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, कहां से बना रहे हैं, सेंटर से, किसके ऊपर बना रहे हैं, कोड के ऊपर, बाइसेक्ट्स द कोड। तो पूरा थ्योरम एक साथ बोलेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। इसका उल्टा भी सही है कि अगर आपने यहां से एक लाइन खींची है सेंटर से कोड के ऊपर और वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन परपेंडिकुलर हो। कैसी होगी वो लाइन, वो ये कह रहा है कि सर्कल है, सर्कल की कोड पर आपने सेंटर पर से एक लाइन डाली है और ये लाइन इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसी लाइन जो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और सेंटर से पास हो रही है, ऐसी लाइन सिर्फ कौन सी लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन।
कैसी लाइन होगी? परपेंडिकुलर लाइन। ये दोनों थ्योरम्स भी हम लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इनका प्रूफ भी देख लिया था। अब नेक्स्ट थ्योरम, मेन थ्योरम पर आ रहे हैं हम। लिखो अपने पास थ्योरम 5, इक्वल कोड्स आर equidistant from the center. Equal codes are equidistant from the center. अब जो हम ये थ्योरम्स आगे की कर रहे हैं, इनके हम सिर्फ स्टेटमेंट्स देखेंगे, इनके प्रूफ इतना ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पर देखेंगे हम इनके प्रूफ। ठीक है, फिलहाल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और क्वेश्चंस करेंगे इनके बेसिस पर। क्लियर? तो अभी आपने क्या लिखा है? इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। वो ये कह रहे हैं, देखना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे। एक सर्कल है, इस सर्कल में दो कोड्स बनाई हैं, एक का नाम ए बी और एक का नाम है सी डी। अगर कोड ए बी और सी डी इक्वल हैं, इफ ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो ये सेंटर से, सर्कल का सेंटर होगा ना कुछ, सर्कल के सेंटर को मान लेते हैं ओ, तो ये सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब है जितनी दूरी पर ये वाली है कोड, उतनी दूरी पर ये वाली कोड होगी। और जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं? कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं? अगर मुझे इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये बोर्ड की एक लाइन, ये एक लाइन, तो मैं ऐसे सीधा करके डिस्टेंस निकालूं या ऐसे तिरछा? सीधा करके तो निकालेंगे ना डिस्टेंस, है ना? तो कभी भी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं? ठीक है, तो अगर मुझे सेंटर से निकालना है तो सेंटर से मैं सीधा कोड पर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, इधर भी और इधर भी। अगर ये इधर 3 सेंटीमीटर का बनता है तो इधर भी कितना बनना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। तो यहां पर ये सेंटर है, सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया इसके ऊपर, OM, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सेंटर से ही एक परपेंडिकुलर बनाया मैंने इसके ऊपर, ON। ठीक, ये OM था, ये ON है। अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, यानी कि OM और ON आपस में क्या होगा? इक्वल। अगर ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो ये भी कितने डिस्टेंस पर होगी? 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब OM जो है वो ON के क्या होगा? इक्वल। इफ कोड्स आर इक्वल देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब है कि वो समान दूरी पर है सेंटर से। सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर पर है तो ये भी कितने पर होगी? 3 सेंटीमीटर पर। तो थ्योरम क्या कहती है? इक्वल कोड्स आर, अब एक साथ बोलो, जिन्होंने अब नहीं बोला वो भी बोलेंगे, साथ साथ बोलो सभी बच्चे। जो सो रहे थे अब वो भी बोलेंगे, साथ साथ बोलो। अगर कोड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स कहता है कि अगर कोड्स इक्विडिस्टेंट पर है सेंटर से तो वो कोड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। पहले तो आपने जो स्टेटमेंट लिखी है उसके साथ ये फिगर और ये थ्योरम 6, ये वाली 5 थी, अब इसके बाद लिख रहे हैं इसका कन्वर्स थ्योरम 6। उसमें लिख रहे हैं इफ कोड्स आर equidistant from the center, if codes are equidistant from the center, then the codes are equal. If the codes are equidistant from the center, then the codes are equal. अगर कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती हैं तो इसका मतलब कोड्स क्या होंगी? इक्वल। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर दो कोड्स बनी हुई हैं, AB और CD। सेंटर से जब इसका डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालते हुए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो जब इसका डिस्टेंस निकाला OM और इसका डिस्टेंस निकाला ON, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो इक्वल आ रहे थे। तो इफ OM एंड ON आर इक्वल, सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस और सेंटर से ही इस कोड का डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब कोड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। ये उसका जस्ट कन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। उसमें कोड्स इक्वल थी और कहा था कि इक्विडिस्टेंट होंगी,
इसमें कह रहे हैं ये इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब कोड्स क्या होंगी, इक्वल। तो इसे भी कॉपी कर लो अपने पास, याद रहेगा, बात नहीं करनी। अब देखो एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जरा देखते हैं ना, बोर्ड पर सीखते हैं ना। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड वाली फिगर। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। किस किस को पता है पहले से, 9th में पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने क्वाड्रिलेटरल के नाम से। साइक्लिक वर्ड क्वाड्रिलेटरल के आगे तब जुड़ता है जब उसके चारों के चारों पॉइंट्स, जैसे कि ए, बी, सी और डी, चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाया करते हैं। एक भी बाहर नहीं लाया करना चाहिए, बाहर या अंदर नहीं लाया करना चाहिए, एग्जैक्ट सर्कल की बाउंड्री पर लाया करना चाहिए। तो उन चारों पॉइंट्स को मिलाकर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, तो इफ ऑल द पॉइंट्स, इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, देन इट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर उस सर्कल के, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को किस नाम से जानते हैं बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हेडिंग बनाओ, फिर डेफिनेशन लिखो जो मैं बोल रहा हूं। ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में। लिखो, इफ ऑल द वर्टिसेस, इफ ऑल द वर्टिसेस of a quadrilateral, if all the vertices of a quadrilateral lies on the boundary of the circle, lies on the boundary of the circle, if all the vertices of a quadrilateral lies on the boundary of the circle, then it is known as cyclic quadrilateral, then it is known as cyclic quadrilateral। तब हम उसको क्या बोलेंगे, cyclic quadrilateral। ये फिगर बना लीजिए। अब लिखो अपने पास नेक्स्ट लाइन में, ये भी थ्योरम है एक, थ्योरम 7 हो गई आपके हिसाब से, आपकी सीक्वेंस के हिसाब से थ्योरम 7। द सम ऑफ either pair of opposite angles, the sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree। The sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, क्योंकि उसके चारों पॉइंट्स किसके ऊपर लाया कर रहे हैं, सर्कल। तो उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं, जैसे A का अपोजिट एंगल कौन है, C, A का अपोजिट कौन है, C, तो A और C का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली ये जो एंगल B है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल D, एंगल B और एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना आता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज नोट कर लो अपने पास। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका अपोजिट भी ट्रू होता है, कन्वर्स भी है इसका, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए, कितना आ जाए, 180, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखा दूं किसी तरह से, तो मैं उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकता हूं, साइक्लिक। मतलब उसके चारों पॉइंट्स किसके ऊपर लाया करेंगे, सर्कल। तो लिखो अपने पास नेक्स्ट थ्योरम, इफ द सम ऑफ द आइदर पेयर, if the sum of the either pair of quadrilateral, either pair of opposite angles of quadrilateral, if the sum of the either pair of opposite angles of quadrilateral, if the sum of the either pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree,
अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, then the quadrilateral is cyclic quadrilateral, then the quadrilateral is cyclic quadrilateral। तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो हम बार बार यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में। एनसीईआरटी में इतना ज्यादा यूज नहीं होगा जितना ज्यादा यूज होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस दिए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा करेंगे उसमें हमें इन थ्योरम्स का यूज करना पड़ेगा, इसलिए पहले लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पर, तो हेडिंग बनाओ मेन कॉन्सेप्ट्स। अब हम 10th क्लास के कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अब, जो 10th क्लास में हमें मेन पढ़ना है, जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला मेन कॉन्सेप्ट जो आता है क्लास 10th के लिए वो ये कि सर्कल को टच करती हुई एक लाइन जो पास हो रही है, एक ही पॉइंट पर टच कर रही है सर्कल को, बात मत करना, आप सिर्फ सीखते रहना। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, उस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। जरा बताओ ये टेंजेंट है? कौन कौन कह रहा है नो, विद रीजन? बताओ ना। क्योंकि मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, और जब मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा तो ये लाइन इस तरह से सर्कल को कितने पॉइंट पर कट कर देगी? भाई एरो का मतलब होता है कितना भी आगे ले जा सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर मैं और आगे लेकर जाऊंगा तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करेगी? 2 पॉइंट्स पर कट करेगी। फिर मैं इसको टेंजेंट नहीं बोलूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा सीकेंट। क्या बोलेंगे इसको? जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सीकेंट पे इतने ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, मेन क्वेश्चंस आएंगे, वो किसके ऊपर आएंगे? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो अपने पास हेडिंग बनाओ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और इसमें लिखो अ लाइन, टेंजेंट ऑफ द सर्कल में लिख रहे हैं अ लाइन विच टचेस द सर्कल, a line which touches the circle only at one point, a line which touches the circle only at one point is called tangent, is called tangent of the circle। ठीक है, और जो 2 पॉइंट पर कट करेगी तो सीकेंट की डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो, तो उसकी डेफिनेशन खुद से लिखो सीकेंट की, और ये दोनों डायग्राम्स बना लो। एक्सरसाइज कर रहे हैं पहली, नई बुक के हिसाब से भी और ओल्ड बुक के हिसाब से भी पहली एक्सरसाइज है। मेरी बुक के हिसाब से ये 10th चैप्टर है, आई थिंक न्यू बुक के हिसाब से 9th है ना, 10th ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या वन वर्ड आंसर्स हैं, इसलिए वर्बली करा रहा हूं इसको, ध्यान देंगे सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं? इनफाइनाइट। तो जैसे ये एक टेंजेंट बनाई थी, ऐसे ही इस पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट यहां बन सकती है, इस पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट यहां पर बन सकती है, इस पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट यहां पर बन सकती है। ऐसी कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो लिख लो इसका आंसर, नोटबुक में लिखना, खाली बुक में मत लिखना, नोटबुक में लिखना। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट का आंसर है इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी मेड ऑन अ सर्कल, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी मेड ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं? इनफाइनाइट। टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करती है सर्कल को? 1, एग्जैक्ट 1। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है? 1। तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट।
सेकंड में पूछ रहे हैं अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स वाली क्या कहलाती है? सीकेंट ऑफ सर्कल। नोटबुक में लिखते हैं ना आंसर, खाली बुक में मत मार्क करना। सीकेंट ऑफ सर्कल। A circle can have dash parallel tangents at the most. जरा देखते हैं इसको। ये सर्कल है, इस कंडीशन को समझना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे। ये टेंजेंट है जो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच कर रही है? 1 पॉइंट पर। अब वो कह रहे हैं इसके पैरेलल एक और टेंजेंट बनाओ। क्या बनानी है? इसके पैरेलल बनानी है, एक और टेंजेंट बनानी है। तो क्या मैं पैरेलल ऐसे बना दूं? कौन कौन कह रहा नो? चिराग, रीजन? क्योंकि ये तो सीकेंट हो गई। टेंजेंट तो वो होती है जो कितने पॉइंट पर कट करती है? 1। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो मुझे टेंजेंट बनाने के लिए इसके अपोजिट बिल्कुल यहां पे जाना पड़ेगा, पैरेलल, तब जाकर मैं टेंजेंट बना पाऊंगा। मान लो इसका नाम ए बी और इसका नाम पी क्यू। तो ए बी एक टेंजेंट है क्योंकि वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, पी क्यू एक टेंजेंट है क्योंकि वो एक पॉइंट पर टच कर रही है, और ये दोनों मैंने एक दूसरे के कैसे बनाई है? पैरेलल। ठीक। और भी कुछ बना सकता हूं इस तरह से, और भी कहीं बना सकता हूं टेंजेंट। वो तो फिर अलग पेयर हो जाएगा ना बेटा, मैं इसी में ही पूछ रहा हूं। इसमें तो एक ही पॉसिबल है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट 2। एक बारी में कितनी हो सकती हैं? 2। ठीक है, तो लिख लो उसमें आंसर 2, और इसका आंसर लिखकर ये फिगर बना लो अपने पास ताकि याद रहे आगे के लिए भी। एक बारी में ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल पर, क्योंकि अगर और कुछ बनाएंगे तो फिर वो टेंजेंट नहीं बनेगी, फिर तो वो सीकेंट बन जाएगी। कोई डाउट? वो फिर अलग पेयर हो जाएगा ना, ऐसे तो फिर हाँ पैरेलल होना चाहिए। डन। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे, मैंने आपको टेंजेंट बनाकर दिखाई थी ना, यहां पर फर्स्ट केस में टेंजेंट ऑफ द सर्कल बनाकर दिखाया था ना। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट और सर्कल मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? ये सर्कल, ये उससे पास होती हुई टेंजेंट, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर लिखो मेरे साथ साथ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिख लिया? और उसके बाद ये फिगर नोट कर लो एज इट इज, आगे के लिए याद रहेगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले एक बार फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। बात नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे। थर्ड से पहले फोर्थ देख लेते हैं, फिर थर्ड करेंगे। फोर्थ में कहा गया है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्कल बनाना है और फिर एक लाइन लेकर उसके पैरेलल 2 लाइंस बनानी है। ठीक, एक सर्कल बनाना है, फिर एक लाइन बनानी है खुद से, और उस लाइन के पैरेलल कितनी लाइंस बनानी है? 2 लाइंस, सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर वन इज सीकेंट। एक तो क्या होनी चाहिए? टेंजेंट, और एक क्या होनी चाहिए? सीकेंट। देखो वही कह रहा है कि एक सर्कल बना लो, एक कोई लाइन ले लो, गिवन लाइन, इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइंस बनाओ। एक लाइन तो होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए सी। टेंजेंट तो वो होगी जो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करेगी, तो ये तो बन गई टेंजेंट, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और एक क्या बनानी है? सीकेंट। सीकेंट कितने पार्ट्स पर टच करेगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने कहा एक सर्कल बनाओ,
एक लाइन ले लो कहीं भी, ठीक है, उस गिवन लाइन के पैरेलल दो लाइंस बनानी है, एक होनी चाहिए टेंजेंट और दूसरी क्या होनी चाहिए, सीकेंट। टेंजेंट वो होती है जो एक पॉइंट पर टच करती है, वो बना दी। सीकेंट वो होती है जो दो पॉइंट पर टच करती है, वो बना दी। और ये दोनों इस गिवन लाइन के क्या मान के चल रहे हैं, पैरेलल। बताओ किस किस को समझ आ रहा है, पीछे भी हम क्लियर हो रहा है आपको ये बात, इसको नोट कर लो अपने पास, बस यही आंसर है इसका। डन? मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक? पहली एक्सरसाइज तो आसानी चल रही है सारी। टेंजेंट और सीकेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जो एक पॉइंट पर टच करे सर्कल को, डेट इज टेंजेंट, और दो पर टच करने वाली सीकेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो जिसका नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन थर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं और देखें। इसको पहले समझते हैं, तो अभी नोट करने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। बस एक बार फिगर बनानी देख लेते हैं, क्योंकि इसके जैसे ही कुछ क्वेश्चंस हमें आगे भी देखने को मिलेंगे अभी। ओके, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, पहले समझ लेना, उस पर कोई पॉइंट है पी, उस पी पॉइंट से आपने एक टेंजेंट बनाई है जिसका नाम है पी क्यू। क्या ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है? क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पी। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास? टेंजेंट। ये किस किस को समझ आ रहा है? उसने कहा था एक टेंजेंट बनाओ पी क्यू एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पर है? पी ऑन अ सर्कल। सर्कल पर पी पॉइंट है, उससे एक टेंजेंट बनाओ, बना दी। क्या नाम रख दो उसका? पी क्यू। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है उसकी? 5। तो मान लो ओ उसका सेंटर हो गया सर्कल का, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, और O से P तक अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये क्या कहलाएगी? कौन कौन कह रहा है इट इज रेडियस? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेडियस। कोई दिक्कत परेशानी आता है? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? ओके फाइन। तो नाउ हमारे पास एक तो है टेंजेंट और एक क्या है? रेडियस। एक टेंजेंट है और एक क्या है? रेडियस है। अब वो कह रहे हैं मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो डेट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। O से Q तक ज्वाइन करने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लाइन 12 सेंटीमीटर की है। OQ वाली लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ पूछ रहे हैं, यानी कि टेंजेंट की लेंथ पूछ रहे हैं, इसकी लेंथ पूछे यार। तो देखो फिगर कैसे बनी है। सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट लिया P, उस पॉइंट P से PQ नाम की टेंजेंट बना दी। ये किस किस को क्लियर है? टेंजेंट की लेंथ अभी नहीं पता। फिर उसने कहा सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस है। रेडियस दे रखी है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा सेंटर से, सेंटर जो है O, उससे Q को ज्वाइन कर दो। तो O से Q तक क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। और O से Q तक ज्वाइन करने के बाद जो आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है। अब वो कह रहा है टेंजेंट की लेंथ बताओ, यानी कि PQ की लेंथ बताओ। क्वेश्चन किस किस को क्लियर है? अब क्वेश्चन करने के लिए हमें एक थ्योरम याद होनी चाहिए जो हम 10th क्लास में ही पढ़ते हैं। एक रिजल्ट है, वो ये कहता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सर्कल की रेडियस टेंजेंट के ऊपर कैसी होती है? परपेंडिकुलर। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर कैसे होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। तो फिर तो हो जाएगा ये क्वेश्चन बड़े आराम से। ये तो 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया OPQ। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकल जाएगा। तो पहले फिगर बना लो और फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करो। ये थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है, एक प्रूफ, एक वो हमारे पास है जिसको हम यूज कर सकते हैं कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ कैसी रिलेशन रखते हैं? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे।
और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल लेकर चलेंगे। हाइपोटेनियस होती है 90 के सामने वाली जो कि पता है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होता है 90 के बराबर वाला जो कि पता है 5, तो 5 का स्क्वायर, बेस ये है जिसका नाम पी क्यू है जो कि हमारी टेंजेंट है, तो पी क्यू का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, ये 25 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा ये 119, ये स्क्वायर जाकर इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट 119 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, हम अंडर रूट 119 को सॉल्व करके दिखाना पड़ता अगर ये एमसीक्यू ना होता। रूट कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था एक दिन, अगर फिर भी कोई डाउट होगी तो मेरे से पर्सनल लेवल पर पूछ लेना कि रूट कैसे सॉल्व करते हैं, या किसी क्वेश्चन का रूट निकालते हुए आपको दिक्कत आ रही होगी तब भी पूछ लेना। ठीक है, इसका फिलहाल आंसर रूट में क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू में है, ये एमसीक्यू में ये वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहली एक्सरसाइज समझ आ गई, किस किस को सारी चीजें समझ आ गई जो जो मैंने बताई हैं।